आज हम उस प्लेन हाईजैक पर सबसे बड़ा खुलासा अगले आधे घंटे में करने जा रहे हैं। उसका चेहरा बिल्कुल ऐसा खुशी से जिसे होता है ना कि देखो मैं छुड़ने वाला हूँ। मैंने एक मूवी देखी है जमीन, जिसमें वो अजय देवगन और वो सब कुछ ऐसा ही प्लेन हाईजैक का था। उसने जो मुझे बताया ये फैक्ट है ये कि उसने ये कहा कि मुझे 1 वीक पहले मालूम हो गया था कि मैं जल्दी छुटने वाला हूँ। वो आतंकी उसने बोला। आतंकी ने खाकी का सीन याद आ गया कि वो उसकी हथकड़ी ढीली हो गई थी वो करके। सोचा मैंने भी था कि खाकी का सीन कर दूं। आप उस वक्त कहाँ थे? किसका कॉल आया था और कैसे ये पूरा फंक्शन हुआ था? जब आप छोड़ के आ रहे थे उसके बाद क्या हुआ? घर में जाके बताया आज हमने बहुत गंदा काम किया। ये मैंने अपने घर में जाके बोला, बहुत गंदा काम हमसे हुआ है। डिमांड नहीं मानी जाती तो जो प्लेन है वो संसद भवन से टकरा देते। वो जो गाड़ी खड़ी थी, इस गाड़ी में आए थे एम्बेसडर कार, इसमें एम्युनिशन था। यस, ये आया था कि कोई भी ऐसा कोई हाईजैक करने की प्लानिंग हो सकती है आतंकवादियों द्वारा। क्या पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का किसका दिमाग था इसके? ऑब्वियसली ये पाकिस्तानी ISI एजेंसी तो इसमें मास्टरमाइंड ही थी। कोई मेरे को पकड़ेगा ना, कोई भी पकड़ेगा पुलिस वाला, तो गोली तो चले ही चलेगी। तो मुझे गोली लगी, मेरे पेट में गोली लगी, हाथ में गोली लगी। तो ड्राइवर को बोला था कि अगर मेरे को कुछ हो गया बच्चों को ये बता देना कि बहादुरी से मरा है, कोई बुजदिली से नहीं। महेंद्र सिंह टिकैत का, मैं 1988 की बात कर रहा हूँ। ये महेंद्र सिंह टिकैत की रैली होने वाली थी। अगर ऐसे आप रिवॉल्वर लिए हो ना, ऐसे जफ्फी मार दूंगा, मैं पीछे से जकड़ लूंगा ना आपको, तो आपकी रिवॉल्वर ऐसे नहीं चलेगी, ऐसी रहेगी। तुरंत वहां पे पूरे हॉस्पिटल को घेर लिया ताकि ये भाग ना जाए कहीं, और हम पे चढ़ गया। इसको जिंदा क्यों पकड़ के लाए? नमस्कार, आज तक रेडियो के स्पेशल पॉडकास्ट में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो क्राइम ब्रांच। जैसा कि मैंने हमेशा बताया है कि इस शो में हम लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, कहानियां सुनते हैं उनसे जिनका कभी न कभी किसी न किसी तरह से क्राइम से वास्ता रहा है। दोस्तों, इन दिनों एक सीरीज़ की काफ़ी ज़्यादा चर्चा है। उस सीरीज़ का नाम है IC-814, जो कांधार प्लेन हाईजैक पर बनी है, जो काफ़ी ज़्यादा विवादों में है। आज हम उस प्लेन हाईजैक पर सबसे बड़ा खुलासा अगले आधे घंटे में करने जा रहे हैं, इसलिए आप ध्यान से इस एपिसोड को सुनिए। हमारे साथ एक शख्स है जिनका जब ये प्लेन हाईजैक हुआ था 99 में, तो उनका एक अहम रोल था। हमारे साथ हैं दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड DCP LN राव साहब। LN राव साहब, आपका बहुत स्वागत है। और ये जो कांधार प्लेन हाईजैक हुआ था, इसमें आपका बहुत अहम रोल है। वो रोल क्या था? सबसे पहले तो आप हमें बताइए कि ये जो आप उस वक्त कहाँ थे, कहाँ पोस्टिंग थी, और आपको ये जानकारी कैसे मिली थी कि एक प्लेन हाईजैक हो गया? जी नमस्कार अरविंद जी, बहुत शुक्रिया इस पॉडकास्ट में बुलाकर मौका देने के लिए। ये बड़ा ही एक इंसिडेंट ऐसा था जो कि बहुत ही सीरियस था, पूरे हमारे नॉट ओनली इंडिया के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए था कि किस प्रकार से कोई प्लेन को हाईजैक कर सकते हैं, वो भी उग्रवादी। उस समय मैं स्पेशल सेल में ACP था, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, SR रेंज में। आपको मालूम है कि रेंजेस में था तब, सदर्न रेंज का इंचार्ज था तब जब जो ही एक घटना के बारे में सूचना मिली कि वहाँ से हाईजैक हो गया, फिर ये दिल्ली आया, फिर वहाँ पर पाकिस्तान में ले जाया गया, वहाँ अमृतसर से इसको फ्यूल भराया, फिर ये कंधार में अल्टीमेटली चला गया। और वहाँ पर फिर उग्रवादियों की पता लगा कि उग्रवादियों ने किया, और उनकी फिर डिमांड्स आई, और काफ़ी बड़ा सीरियस 6-7 दिन पूरा चला कि बहुत ही पूरे भारतवर्ष में ऐसा लग रहा था कि ये क्या बड़ा भयंकर हो गया। 154 यात्री उसमें बंधक बना लिए गए थे, और फिर वो भांति भांति की अपनी अपनी मांगे मनवाने की कोशिश कर रहे थे भारत सरकार से। वो आतंकी जो थे, यस, आतंकी भारत सरकार के साथ नेगोशिएट भी करना चाह रहे थे कि क्या हमारी क्या क्या मांगे हैं, क्योंकि वो उस टाइम पे अपर हैंड उनका समझ रहे थे कि हमारा अपर हैंड है, क्योंकि 154 यात्री जो कि काठमांडू से फ्लाई कर रहे थे दिल्ली के लिए, वो उनके कब्जे में थे और उनकी जान को खतरा था। और एक ऐसे उस केस में तो यहाँ पर ऐसा भी हुआ था कि एक आदमी को उन्होंने मार भी दिया था, और मार के उसकी डेड बॉडी को वहीं पर प्लेन से नीचे गिरा दिया था। तो और ज़्यादा फिर जितने भी यात्रियों के रिश्तेदार थे यहाँ पर इंडिया में, जो भी दिल्ली के थे या बाहर के थे आसपास के, और ज़्यादा खतरे में आ गए कि ये तो कैसे मार देंगे। तो इतना, और इतने दिनों तक किसी भी आदमी को
प्लेन के अंदर बिना किसी को खाना पीने की बात भी थी, और उसके बाद डेली यूज़ के लिए यूरिनेटिंग है, वो है टॉयलेटिंग है, कई चीज़ें थी। इस प्रकार से ऐसा हो गया था, जैसा लग रहा था, रिपोर्ट्स में आ रहा था कि एक प्रकार से एक नरक में रहने की ज़िंदगी 154 लोग जो जी रहे थे। और आप वो मीडिया में देख भी रहे होंगे सारी चीज़ें। हाँ, मीडिया में भी देख रहे थे, सबको पता था। ये सबको एक मैं रिवाइड से करा रहा हूँ कि इस प्रकार से ऐसा सिचुएशन था भयंकर कि कोई भी उस सिचुएशन को देखेगा तो घबरा जाएगा। तो जाहिर तौर पर कि प्रेशर था उनके रिलेटिव्स का और सरकार पर शायद था। तो सरकार ने जो भी डिसीजन लिया, उस डिसीजन के बाद आपको मालूम है 3 बड़े खूंखार उग्रवादियों को छोड़ना पड़ा उसके बदले में। और 3 आतंकी थे, 3 आतंकवादी, मौलाना मसूद अजहर, जैसे मोहम्मद का चीफ, दूसरा जो था मुश्ताक अहमद जर्जर, वो भी एक उग्रवादी, ये कश्मीर में बंद था। कश्मीर में। हाँ, और ये था दिल्ली में बंद था। इसका नाम था उमर सईद, उसके नाम से पूरा छोटा नाम था उमर सईद, और पूरा नाम था अहमद उमर सईद शेख। ये पाकिस्तानी एक बेस्ड था, और उसका पैदा जन्म जो हुआ था ये लंदन में हुआ था। तो वो लंदन का नागरिकता उसको मिल गई थी जन्म की वजह से, और बहुत हाई प्रोफाइल्ड वेल एजुकेटेड ये टेररिस्ट था। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में इसने पढ़ाई की थी। वो टेररिस्ट था, और उसको छुड़वाया, और एक जर्जर को छुड़वाया, और एक मोहम्मद सईद जो जैसे मोहम्मद का चीफ था। और तिहाड़ जेल से एयरपोर्ट तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मिली थी एलन राव सर को। जी। आप उस वक्त कहाँ थे, किसका कॉल आया था और कैसे ये पूरा फंक्शन हुआ था? उस वक्त मैं स्पेशल सेल में तैनात था, एसीपी, जैसे मैंने बताया। और जब गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया कि एक आदमी दिल्ली से भी छोड़ना है, एक आतंकवादी दिल्ली से छोड़ना है, उमर सईद शेख को, तो मुझे अपने सीनियर ऑफिसर्स का हुक्म आया। बाद में पता लगा कमिश्नर साहब पुलिस के पास होम मिनिस्ट्री से आदेश आया होगा। उन्होंने फिर स्पेशल सीपी हमारे थे, उनको कहा, और फिर मेरे को डिप्यूट किया स्पेशली कि आप ही इस काम को करेंगे। उसमें काम में काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसेस था कि एक तो उसको कोर्ट से ऑर्डर लेना था रिलीज़ कराने का। उसके बाद ऑर्डर लेने के बाद आपको जेल में जाना है, जेल में जेलर से मिलना है, जेलर उसको रिलीज़ करेगा अगेंस्ट प्रॉपर रिसीट। फिर उसको लेकर अपनी सेफ कस्टडी में ले जाकर आईजी एयरपोर्ट पे जो संबंधित अधिकारी थे उनको हैंडओवर करना, ताकि सेफ हैंडओवर हो जाए, और वो जो IC 814 के जो बंधक बने हुए यात्री थे उनको छुट्टी मिल जाए। तो उस वक्त आप कहाँ थे जब ये कॉल आया? फिर कैसे आपने प्रोसेस शुरू किया? और एक आतंकी को छोड़ना, हमेशा आपने आतंकियों का इनकाउंटर किया, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे, तो क्या जहन में चल रहा था और कैसे पूरा प्रोसेस चला, इसके बारे में? जब मुझे आदेश हुआ कि आपको ये काम करना है, क्या काम करना है? कि एक आतंकवादी को जेल से छुड़वा कर और हैंडओवर करना है IG एयरपोर्ट पर, तो दिल में तो बड़ा दुख हुआ कि एक आतंकवादी जिसको हम पकड़ने का काम करते हैं उसको छोड़ने का काम करना पड़ रहा है आज। तो बड़ा दिल में दुख तो हुआ, लेकिन ड्यूटी सरकारी है, तो जो हुक्म हुआ उसका पालन भी करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने कोई ये फैसला लिया होगा तो कोई सोच समझ के लिया होगा। ये थोड़ा दुख होने के बाद फिर जो हुक्म था उसके हिसाब से मुझे जो ही पता लगा कि मुझे जाना है, तो मैंने अपनी स्टाफ को साथ लिया, जो कमांडो साथ लिए, और अपनी जिप्सी में लेकर उनको मैं पहले 30,000 कोर्ट गया। 30,000 कोर्ट में उसको छुड़वाने की जो जिम्मेवारी होती है वो होती है CMM, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते थे उन दिनों, उनकी जिम्मेवारी होती थी। वो उसको रिलीज करेंगे, और उसके बाद मेरी रिक्वेस्ट पर कि सरकार ने ऐसा फैसला किया कि इस आतंकवादी को बिना राइटिंग में कोई काम नहीं होता है, कोर्ट में भी राइटिंग में देना पड़ेगा कि आपको क्यों छुड़वा रहे हैं। तो उसकी एक एप्लीकेशन बनानी पड़ेगी। वो एप्लीकेशन बनाई CMM को थ्रू पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वो पेश की गई। क्या लिखा था? मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर यही लिखा था उसमें कि ये इस आदमी को उसके केस की डिटेल्स, जिस केस में वो बंद था, वो सारे केस में वो सज़ा काट रहा था, और उसमें उस आदमी की ये बंद है, और ये अभी हुक्म हुआ है कि इसको छोड़ा जाए, रिलीज़ किया जाएगा। कोई शर्त नहीं, कोई कुछ नहीं, रिलीज़ वारंट इसका बनाना है। तो वो रिलीज़ वारंट कोर्ट ही बनाएगी। किसी भी आदमी को कस्टडी में रखने के लिए या कस्टडी छुड़वाने के लिए, रखने के लिए होगा तो कस्टडी वारंट होगा, यानी उसको कस्टडी में रखना है, और रिलीज करना है तो रिलीज वारंट होगा, कि वो सभी कोर्ट के ऑर्डर से ही होगा। तो हमारी स्पेशल सेल की कोर्ट चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने ये ऑर्डर जारी किया कि आप इसको रिलीज कर दीजिए। वो रिलीज वारंट था जेल सुप्रिटेंडेंट के नाम से। तो वो रिलीज वारंट लेने के लिए जो रिटर्न प्रोसीडिंग्स होती हैं वो मैंने की। सरकारी वकील साहब को से ने उनको फॉरवर्ड किया, फॉरवर्ड करके कोर्ट ने प्रॉपर ऑर्डर किया
ये आदमी को पब्लिक इंटरेस्ट में सरकार के आदेश के हिसाब से रिलीज किया जाए। 3 कंडीशंस होती है, एक तो उसको एक्विट किया जाए, छोड़ दिया जाए, एक होता है अपराधी तो है उसको रिलीज कर रहे हैं किसी कंडीशन में, और रिलीज करने का प्रोविजन है कानून में, उस प्रोविजन के आधार पर उसको रिलीज करने के ऑर्डर लिए गए वहाँ से। और वो रिलीज वारंट जब मिल गया, पूरा प्रोसेस होता है, 2-3 घंटे वहाँ लगे, रिलीज वारंट लेके फिर मैं जाके जेल में गया, जेल सुपरिटेंडेंट से मिला। किस तरह से जेल में गए थे, कितने लोग आप थे? मेरे पास जिप्सी में 5 आदमी थे, मेरे साथ मिला के ड्राइवर, मैं और 5 आदमी और वो ओपन जिप्सी जैसे होती है ना, लंबे वाली थी उस टाइम पे, तो उसको लेकर मैं वारंट को लेने के बाद वारंट को इशू कराया, उसके बाद जेल में गए, तिहाड़ जेल में उनको वारंट को दिया। और जो वारंट ने फिर जेल साहब ने उसको पूरा प्रोसेस किया, चेक किया कि हाँ, कई बार ऐसा होता है ना, जैसे हो चुका है कि कोई आदमी झूठा वारंट बना के भी ले आ सकते हैं, कोई पुलिस की वर्दी में आ गया, वो ये आ गया, कोई प्लेन क्लोथ्स में थे हम सब, स्पेशल सेल में वर्दी तो होती नहीं है, प्लेन क्लोथ्स में थे, तो उनको बताया, हालांकि वो जानते थे, लेकिन फिर भी उनकी एक फॉर्मेलिटी होती है कि वो उसको वारंट को भी वेरीफाई कराने के लिए। उन दिनों ऐसा नहीं था जो आजकल जैसे हो ना कि ईमेल से कर दिया, सरकारी ईमेल से कोर्ट से गया और जेलर की ईमेल पे चला गया, तो वो तो और ज़्यादा ऑथेंटिक होता है। उस टाइम पे ईमेल का सिस्टम ज़्यादा नहीं था रिलीज वारंट बनाने का या कस्टडी वारंट देने का, तो उन्होंने वेरीफाई करने के बाद में फिर उनको मालूम ही था कि ये आदमी छूटना है, क्योंकि सरकार की तरफ से आदेश हो चुका था कि ये होना है, तो फिर भी अपनी फॉर्मेलिटी होती है, उन्होंने अपने आप को श्योर करने के लिए हमने अपनी वेरिफिकेशन की है, क्योंकि उनको पेपर्स में लिखना होता है कि वी हैव वेरीफाइड ऑथेंटिसिटी ऑफ दिस रिलीज वारंट। तो वो करने के बाद में फिर आधे पौने घंटे मुझे वेट करना पड़ा, उनको जेल से बुलाकर फिर उसको मेरे हैंड ओवर किया। पहली बार जो आतंकी उमर सईद शेख तिहाड़ जेल में आपके सामने आया, क्या उसका हाव भाव था, किस तरह से, क्या आपको मतलब वो क्या रियलाइजेशन था आपको देखकर, क्योंकि आप आतंकी को छोड़ने वाले हैं? हाँ, यस, देखिए उसका मैं अगर बॉडी लैंग्वेज बताऊं, बॉडी लैंग्वेज में उसका अच्छी हाइट था, अच्छा करीब 6 फुट हाइट का आतंकवादी, और हैंडसम लड़का जिसे कहते हैं, वो ज़्यादा उम्र का भी नहीं था, वो 25-30 साल की उम्र के लगभग का था वो, तो वो हैंडसम आदमी। और उसके बाद उसका चेहरा बिल्कुल ऐसा खुशी से जिसे होता है ना कि देखो मैं छूटने वाला हूँ, तो इस प्रकार से वो उसके दिमाग में ये समझ लिए कि खुशी के भाव थे, उसके चेहरे से हम पढ़ सकते थे, उसको कोई भी ऐसा टेंशन नहीं थी कि टेंशन तो तब होती है ना जब जेल में आना है, अब जेल से जाने के बाद में जाने वाला है अगर आदमी और छूटने वाला है, फ्री होने वाला है, तो उसको टेंशन होने की कोई जरूरत नहीं थी। मैंने एक मूवी देखी है जमीन, जिसमें वो अजय देवगन और वो सब कुछ ऐसा ही प्लेन हाईजैक का था, तो जब आतंकी आता है चौड़े में एकदम और पुलिस खड़ी है, बिल्कुल, और वो अपने आप को चौड़ा तो महसूस कर रहा है ना, तभी तो अजय देवगन को भी गुस्सा आया ना, तब तो छोड़ा तो उसने भी वही था, जब मैं छोड़ा वो भी छोड़ा था। रियल लाइफ में तो आप अजय देवगन हमने छोड़ा है, वो तो फिल्मी लाइफ था। हाँ, तो रियल लाइफ में अजय देवगन आप थे, आतंकी आया आपके पास, फिर आपने क्या किया, गाड़ी में बैठा क्या किया? हाँ, उसको लिया, जेल से निकाला और फिर गाड़ी में लेके चले गए, क्योंकि हमें जाना था IGR को, टाइम बाउंड था कि इतने बजे तक इसको छोड़ना है, लेकिन हमने बता दिया था कि इसमें टाइम लगेगा, कोर्ट से ऑर्डर लेने में, जेल से निकलवाने में कम से कम 3-4 घंटे लग गए, तो वहाँ पर टाइम वो बार बार वेट भी कर रहे थे कि जल्दी लाओ। तो एनीवे हमने उसको लेकर, मैं वो शॉर्टेस्ट रूट जेल से एयरपोर्ट का रास्ता दिल्ली कैंट से होकर था, जब जेल से हम चले तो बीच में उससे बातें करने लगे एज ए इंटरेक्शन की, भाई आप कैसे, क्या हुआ, कैसे करना है, तुम्हें तो मालूम होगा ना तुम छूटने वाले हो। हाँ, उसने बताया कि बड़ा इजीली उसने बताया, उसका मतलब कोई हाव भाव नहीं थे कुछ भी, कि उसने इतना इजीली बताया, हाँ ठीक है, मुझे तो 1 हफ्ता पहले से पता था, 1 सप्ताह पहले उसको कहीं से कम्युनिकेशन हो गया था कि तुम्हें छूटने वाले हैं, हम प्लानिंग कर रहे हैं। उसने जो मुझे बताया, ये फैक्ट है ये, कि उसने ये कहा कि मुझे 1 वीक पहले मालूम हो गया था कि मैं जल्दी छूटने वाला हूँ। वो आतंकी उसने बोला? आतंकी उमर शेख ने बताया कि मुझे 1 हफ्ता पहले मुझे पता लग गया था, इनका कम्युनिकेशन होता है, कोई मिलने आया होगा, उसने बताया होगा प्लानिंग चल रही है, तो वो कहता मुझे 1 वीक पहले पता लग गया था कि मैं छूटने वाला हूँ। उस वक्त जब दिल्ली कैंट में मैंने गाड़ी भी रोकी, जो गोल चक्कर है ना, कौन सा मार्केट है, उसके साथ में गाड़ी रोकी, जो एयरपोर्ट को रोड जाता है उस रोड पे, और रोड के एक बार मैंने सोचा थोड़ी देर के लिए, ये आदमी छोड़ने लायक तो नहीं है, और मेरी आत्मा भी गवाही नहीं दे रही थी कि मैं इसको छोड़ूं, क्योंकि उग्रवादियों को तो, इनको आतंकवादियों को तो पकड़ने का काम हमारा है, और वो अगर अटैक करते हम पर तो फिर एनकाउंटर भी होता है उसमें, और किए भी हैं। तो उस टाइम पे ऐसे आतंकवादी को, जिसको इतनी मुश्किल से पकड़ा गया था वो, और वो खूंखार आतंकवादी था, ऐसे नहीं कोई शरीफ आदमी था कुछ भी,
वो आदमी छूटेगा तो फिर और कुछ ना कुछ क्राइम तो करेगा। ये इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ सोचा कि वो एक खाकी का मुझे सीन याद आ गया। मूवी खाकी, आपने फिल्मों का जिक्र किया तो मैं बता दूं, खाकी का सीन याद आ गया कि वो उसकी हथकड़ी ढीली हो गई थी वो करके। सोचा मैंने भी था कि खाकी का सीन कर दूं, लेकिन बाद में ये ध्यान आया कि अगर ऐसा काम कर दिया तो जो सरकार की जो है ना वो बहुत ही खिल्ली उड़ेगी, और ये फिर कैसे हो गया, क्यों हो गया, और उसके बाद ये तो हम कर भी देते, लेकिन फिर वो 154 आदमी की ज़िंदगी का क्या हाल होता। ये बड़ी सीरियस बात थी, इसलिए फिर मैंने अपना विचार बदल दिया। तो जिप्सी जब आपने रोकी तो जो जिप्सी में बैठा था आतंकी, वो उसका क्या रिएक्शन था? मतलब उसको मालूम था कि मैं नहीं कर सकता ये बात, भले ही मैंने बताया कि तेरा हाल मैं ये करने वाला हूँ, बट उसको मालूम था कि नहीं कर सकते आप कितना है मुझे डरा लो कुछ। उसने ये बोला ये बात कि आप कर नहीं सकते, मुझे मालूम है नहीं कर सकते। बोला आतंकी? यस, उसने ये बोला कि आप ये नहीं कर सकते जो सोच रहे हो, और जो आपने अभी बताया वो नहीं कर सकते आप। क्या बातचीत चल रही थी? बातचीत ऐसे चल रही थी कि तुम क्या करोगे आगे जाके, क्या करोगे, तुमने अभी तक क्या किया, उसकी पूरी लाइफ हिस्ट्री में बात करा। तो उस टाइम पे जरूरत होती है ना, तो मैं लिख भी लेता, लिखा नहीं मैंने कुछ भी, लेकिन वैसे सरसरी तौर से बातें चलती रही। फिर मैंने कहा कि अगर तुम्हें कोई अभी छोड़ने के बजाय तुम्हें कोई अभी तुम भाग जाओ, मान लो, मैंने यही कहा, मान लो तुम यहाँ से हमें से छुड़ा के भाग जाओ, तो हमारा क्या रिएक्शन का मालूम है ना आपको? कहता हाँ, अगर मैं भागूंगा तब ना, और लेकिन भगा दिया जाए तो? कहता नहीं, वो आप नहीं कर सकते, आप कस्टडी में हूँ, आपकी कस्टडी में हूँ, आप ये काम नहीं कर सकते, और मुझे मालूम है कि ये नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये सरकार का हुक्म है, मेरे को छोड़ना है, और आपको छोड़ना ही पड़ेगा। तो आप सोचना बंद कर दें। और कोई कहीं रुक कर चाय पानी, कोई बातचीत? बस एक जगह रुका था, वहीं पे चाय पानी, तो क्या पीना था उसको, पानी वानी की पूछा था मैंने, पानी पीना कि नहीं, कहता मुझे नहीं पीना कुछ भी जाके। और कोई बातचीत जो आपको याद में रही हो, जो लगा हो कि मतलब मुझे इतना महसूस हुआ कि ये जो आतंकवादी हैं, इनका कोई ना तो दिल है, ना कुछ किसी की रहम है, कुछ नहीं है। उन्होंने जो आदमी को, जैसे मैंने बताया आपको शुरू में, कि जब प्लेन हाईजैक से ऐसे किसी को डराने के लिए, किसी ऐसे इंसान को ऐसे तुम अभी थोड़ी देर पहले जिंदा और उसको मार के तुम प्लेन से नीचे गिरा दोगे, तो ये आदमी कोई इंसानियत तो है नहीं इसमें आतंकवादियों में। तो यही हाल उसका था, और वो आतंकवादी कोई छोटा आतंकवादी नहीं था। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि प्लेन हाईजैक करने के बाद जो 3 आतंकवादियों को छुड़ाया गया था, तो वो टॉप के 3 आतंकवादी थे ना, और जो एक संस्था के हेड थे, जैसे मोहम्मद जैसी संस्था का जो था मौलाना मसूद अजहर, और दूसरा जो जर्जर जो भी थे, ये इतने, और ये उमर शेख, इसको क्यों चुना? वैसे तो ये लंदन का नागरिक था, लेकिन पाकिस्तानी बेस था, और इससे बहुत कुछ काम कराना था इन्होंने। इसकी कैपेसिटी को मालूम था, ये भी उसने बताया कि मेरी कैपेसिटी मालूम है, जो उग्रवादी संगठन है उनको मालूम है ये मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा, ये बोला? यस, इसने बताया, और इसीलिए इसको मेरा नाम 3rd कैटेगरी में आया कि मेरे को भी छुड़वाना चाहिए। तो फिर क्योंकि ये जो छुड़वा रहे थे इन तीनों का कोई ऐसा मकसद नहीं था कि इनको छुड़वा के घर भेजना था। उग्रवादियों का ये मकसद था, आतंकवादियों का, कि इन 3 जो टॉप के आतंकवादी छुड़वाए जाएंगे, उनसे बहुत बड़े काम करवाने हैं, और वो करवाए फिर। तो आप जो उमर शेख को फिर आप बात करते होती रही जी, उसके बाद आप एयरपोर्ट लेके गए? हाँ, एयरपोर्ट ले गए। क्या रहा मतलब प्रोसेस? जहाँ पर एयरपोर्ट में डेजिग्नेटेड जगह थी जहाँ पे हैंड ओवर करना था, क्योंकि मैं रिसीव करके लाया था उसको जेल से, अब मैं अपनी कस्टडी में लिया था, तो जिसको मैंने देना था, तो वहाँ पे जो भी कंधार जाने वाले थे, जो लोग सरकारी ऑफिसर्स थे, उनसे मैंने कांटेक्ट किया, उनको हैंड ओवर किया, और उनसे मैंने लिखवा के लिया कि भाई मैं तो जिम्मेवारी से बच जाऊँ ना, मैंने लिख के दिया कि जेल से लाया हूँ, और ये मैं वैसे ही दे दूँ बिना लिखे, तो फिर वो मान लो वहाँ से कोई कुछ हो जाए, भाग जाए, कुछ और भगा दिया जाए, तो कुछ मैं कहाँ से रहूँगा? तो मैंने कहा जी आप भी हैंड ओवर दे दो, मैं तो लिखवा के लाया हूँ। तो फिर जब आतंकी जा रहा था तो कुछ आपको बोला उसने? क्या कुछ की? नहीं, बोलना क्या, बस वो चला गया अपने आप, फुल कॉन्फिडेंस के साथ गया वो। बल्कि उसको तो खुशी थी उस टाइम पे कि मैं तो अब थोड़ी देर के बाद तो बिल्कुल फ्री, आज़ाद हो जाऊंगा, और हो गया आज़ाद। तो जब आप छोड़ के आ रहे थे उसके बाद क्या हुआ? आप कभी सोचे? दुख हुआ, जिसे कहते हैं ना कि बहुत ही दिल में ग्लानि हुई कि जो काम हम नहीं करना चाहते थे, वो काम हमें करना पड़ा, बट बिकॉज सरकार का हुक्म है, वो मानना पड़ता है। फैमिली या दोस्तों ने कभी कोई डिस्कशन होता किया? घर में जाके बताया आज हमने बहुत गंदा काम किया, ये मैंने अपने घर में जाके बोला, बहुत गंदा काम हमसे हुआ आज, जो कि हम नहीं चाहते थे करना।
बड़े भावुक होकर हमने बात किया बीवी बच्चों से, बताया उनको कि बहुत जो काम हम करना नहीं चाहते थे या कभी किया नहीं था, मतलब किसी आतंकवादी को छोड़ना, ये बहुत बड़ी एक हिम्मत की बात है कि जो हमारी ड्यूटी पकड़ना है, उनको देश को उन आतंकवादियों से सुरक्षित रखना है, और वो काम हमें उल्टा कराया जाए, करना पड़ता है, सरकार की ड्यूटी थी, इसलिए करना पड़ा। अब आज की डेट में आपको अफसोस होता है इस बात का? अफसोस कई बार हुआ है इस बात का, बहुत अफसोस हुआ, बहुत ही अफसोस हुआ कि ये काम मेरे से क्यों कराया गया। बट कोई न कोई ऑफिसर को कॉम्पिटेंट समझते हैं कि कौन आदमी अपनी जिम्मेवारी से काम कर सकता है पूरा, उसी को किया जाएगा। अजय राज शर्मा साहब थे कमिश्नर साहब, तो उनको लगा होगा कि शायद उन्होंने बाई नेम कहा हो, या मेरे जो स्पेशल सीपी थे उस टाइम पे उन्होंने कहा हो कि भाई आप इनको मैं जिम्मेवारी से देता हूँ, कि ये काम जिम्मेवारी का था, कोई ऐसा नहीं कि इजी कोई किसी भी आम आदमी को ये काम सौंप दो, आम ऑफिसर को सौंप दो, ऐसा नहीं है। एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी का काम था, सरकार के डिसीजन को कंप्लाई करना था, सरकार की जो आज्ञा का वो पालन करना था, वो करने के लिए। नहीं ठीक है, आपको अफसोस है, लेकिन उस वक्त एक आतंकी 154 लोगों की जो जान है वही मैं बोला ना कि दिल्ली कैंट के जब रास्ते में मैं रोका, जीपसी को रोका इसी पर्पज से था कि मैं ये मैं सोचूं, अपने दिमाग में जो चल रहा था ना, विचार चल रहा था, क्या चल रहा था, वही चल रहा था कि अब मैं इसको छोड़ूं या इसको क्या करूं। बट उसी टाइम थोड़ी देर के बाद दिमाग में आया 154 यात्रियों की जान और सरकार का डिसीजन। सरकार का एक पॉलिसी डिसीजन होता है, कोई ना कोई किसी न किसी चीज़ पे सरकार कोई डिसीजन लेती है तो कोई सोच समझ कर लेती होगी ना, और उसी के चलते चलते 154 आदमियों की जान भी मैं देख रहा हूँ। एक आदमी की अगर वो कहीं भाग गया और उसको कहीं भागते हुए मार दिया हमने, वो तो मर जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन 154 आदमियों का खतरा हो गया ना फिर, और सरकार की बात खराब हो जाएगी, इंटरनेशनल लेवल पे बदनामी हो जाएगी। नहीं खैर ठीक है, चलिए आपको अफसोस है, 154 लोगों की जान बची। दोस्तों जैसा कि मैंने पहले बताया कि हम खुलासा करने जा रहे हैं, तो जो IC-814 प्लेन हाईजैक हुआ था, उसमें जो एक आतंकी था जो लंदन में पैदा हुआ था, पाकिस्तानी मूल का था, उमर शेख, उसको एलन राव साहब ने छोड़ा था सरकार के डिसीजन पर, तिहाड़ जेल से लेकर वो गए, लेकिन जब वो छूटने के बाद उमर शेख ने इतनी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम दिया था, वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। उमर शेख ने भारत से छूटने के बाद, जैसा कि आपने बताया था कि ये छुड़वाई से ले हैं कि बड़ा काम करेंगे, तो ऐसा बड़ा काम छूटने के बाद जिससे पूरी दुनिया हिल गई थी, वो क्या काम किया था उमर शेख? वो शायद उनको पर्ल डैनियल जो थे वॉल स्ट्रीट के, उनको उन्होंने किडनैप किया और उसका मर्डर कर दिया था। ये काफ़ी चर्चा में रहा, ये केस बहुत चर्चा में रहा था। ये उसी का नाम फिर आया था कि उसने ये सब किया था। तो 99 में उमर शेख छूटा और उसने द वॉल स्ट्रीट के जर्नलिस्ट डैनियल पर्ल का पहले किडनैप किया, डैनियल पर्ल को, उसके बाद उनकी बिहेडिंग की और वीडियो भी रिलीज किया गया था 2002 में, जहाँ बहुत ग्रुशम था ये। हाँ, बहुत खतरनाक कृत्य था, इसे कहेंगे बहुत ज़्यादा ग्रुशम मर्डर जिसे कहते हैं ना, किडनैपिंग करने के बाद में जो जैसे IS नहीं करते हैं, गला काट देते हैं, सर को बदन से अलग कर देते हैं, वही तरीके से ये किया बताते हैं, क्योंकि उस टाइम पे अखबारों में आया था, मीडिया में। आप उस वक्त कहाँ थे? तब मैं वही था, स्पेशल सेल में था। तो आपने जब ये न्यूज़ देखी तो फिर आपके जहन में क्या लगा? कि यही हुआ कि जो मैं सोच रहा था वही होगा, जो कि इसको छोड़ेंगे तो कोई न कोई बहुत जघन्य अपराध होगा, और वो ये देखना। तो मैं सोचा, तभी उससे कोरिलेट किया मैंने कि देखिए अगर उस दिन शायद ये नहीं छूटता तो ये पर्ल डैनियल बच जाता। उमर शेख के बारे में बताएं, जो लंदन में पैदा हुआ, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में वो पढ़ाई करता था, और वहीं पर वो आतंकी संगठनों के संपर्क में आया, उसके बाद वो भारत आया। अच्छा, ये तिहाड़ जेल में बंद क्यों था? ये क्या मतलब, ये क्या जो ये उमर शेख था, 3 जो फॉरेनर्स थे, कब की घटना? ये 91 या 92 की घटना था। उसके किडनैपिंग में ये 3-4 लोग पकड़े गए थे, इसमें से ये मेन था। तो इनको यहाँ से कनॉट प्लेस से इन्होंने उनको किडनैप किया
किनको? किडनैप करके 3 जो फॉरेनर्स थे, किसी दूसरे कंट्रीज के थे, 3 कंट्रीज के। उसके इसकी ज़्यादा डिटेल क्योंकि मैं उसमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नहीं था, बट सरसरी तौर से यही लगा था उन लोगों को किडनैपिंग में ये केस में अरेस्ट था। बाद में उनमें से जान भी ले ली थी उनकी, और वो भी एक बड़ा चर्चित केस हुआ था। और उसको फिर पकड़ा गया था, ये सहारनपुर में पकड़ा गया था। और जब पकड़ने के बाद फिर ये, क्योंकि केस यहाँ दिल्ली का था, तो दिल्ली ट्रायल में इसकी दिल्ली कोर्ट में इसका ट्रायल हुआ, और ट्रायल के बाद इसको सजा हो गई थी, तो ये सजा काट रहा था वहाँ पे। तो ये क्या प्लान था जो आप उस वक्त दौर आप जाने उस आप टाइम पे भी एजेंसी में इनका थे? पर्पस यही था कि ये फॉरेनर्स को किडनैप करने का इनका पर्पस यही होता है कि फॉरेनर्स को किडनैप करेंगे तो वर्ल्ड लेवल में इंडिया के से हम कुछ भी बनवा सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया की बदनामी होगी कि आपके यहाँ फॉरेनर सेफ नहीं है। तो उनको भी मोस्ट लाइकली उनको छुड़वाने के चक्कर में, कोई अपनी मांगे मनवाने के चक्कर में इन्होंने मौलाना मसूद अजहर को Yes. छुड़वाना। और ये भी हो सकता है कि आतंकी मौलाना मसूद को या और किसी आदमी की जो जर्जर वगैरह थे उस टाइम पे सोचा वो कराने छुड़वाने के लिए। तो ये प्लानिंग थी इनकी कि हम किसी न किसी को छुड़वाने के उसमें ख़ास तौर से मौलाना मसूद अजहर के लिए ये ट्राई कर रहे थे, और लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाया, पकड़े गए, सजा हो गए थे, तो उसी केस में बंद थे। तो यानी प्लानिंग काफ़ी पहले से चल रही थी क्या, प्लेन हाईजैक या किसी मौलाना मसूद अजहर को अब छुड़ाने प्लानिंग की? की बात आप देखिए ना कि प्लानिंग कितनी अच्छी प्लानिंग चल रही थी कि इस आदमी को जेल में रहते हुए 1 हफ्ता पहले पता था कि तू छूटने वाला है। इसका मतलब प्लानिंग अच्छी खासी चल रही थी इनकी। और ये प्लानिंग उस आपसे जब 91-92 की बात करें, जब किडनैपिंग हुई थी, तो प्लानिंग उनको छुड़वाने की पहले ही चल रही थी। तभी तो ये उसको तभी से सोच रहे थे कि हम ऐसे किडनैपिंग का केस करेंगे। ये हमेशा ये सोचते हैं कि हम ऐसे हाईजैक करेंगे, जैसे प्लेन को हाईजैक किया, उस टाइम पे फॉरेनर्स को किडनैप किया। तो एक प्रकार से ये भी प्लानिंग वहीं से थी। वो छोटी प्लानिंग थी कि 3 लोगों को किडनैप करना। जब उनको लगा कि इससे काम नहीं बना, तो फिर उनको ये प्लानिंग सजी कि बड़ा काम करो कोई। और वो IC-814 ज़्यादा बड़ा काम था, उसमें ज़्यादा आदमियों की जान खतरे में थी। तो 3 फॉरेनर्स की थी। तो जब ये 3 फॉरेनर्स को 91 या 94 जो भी है उसमें किडनैप किया ये उमर शेख ने और बाकी लोगों ने, तो उस वक्त एजेंसीज को तो पता चल गया, मैंने कहीं अखबारों में पढ़ा कि पता चल गया होगा ना कि भाई जो इंडिया की जेल में बंद है मौलाना मसूद अजहर, उसको प्लानिंग छुड़ाने की प्लानिंग हो रही है। तो एजेंसीज कभी अलर्ट नहीं रही, कभी इस तरह से ज्ञान नहीं नहीं गया? अलर्ट एजेंसीज को मालूम था ये बात कि ये पता लग गया था। उनके अरेस्ट के बाद ही पता लग गया था। नहीं, जब अरेस्ट हुए तभी इनके इंटरोगेशन से पता लग गया था कि ये ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं। तो नो डाउट कि एजेंसीज को तो अलर्ट पे थी ही, लेकिन अलर्ट इनकी जो प्लानिंग होती है, जैसे IC-814 की जो प्लानिंग थी, वो अगर डिटेल में आप जाएंगे तो आपको पता लगे कितनी गहरी प्लानिंग और कैसे कैसे उन्होंने तैयार किए। पायलट्स उसमें इन्होंने किए, पासपोर्ट्स बनवाए, अपने फेक पासपोर्ट्स बनवाए, और किस प्रकार से वहाँ पर इन्होंने चुना। काठमांडू ही क्यों चुना? वहाँ सिक्योरिटी का थोड़ा सा लचर पचर मामला है। काठमांडू से और भी कहीं तो कर सकते थे, ISI भी वहाँ पर रहती है। तो ये सारी ये प्लानिंग का पार्ट है। वो कहीं ना कहीं जो इंटेलिजेंस एजेंसीज थी वो कहीं इसमें इतना गौर से इनको नहीं सोच रही, और इंडिया से तो करने नहीं दिया है। हाईजैक हुआ वहाँ से काठमांडू से प्लेन, और उसके बाद अमृतसर से उड़ा दिया गया। यहाँ पर थोड़ी सी चूक हुई कि अमृतसर से जाने अगर नहीं देते इस प्लेन को, तो शायद ये इतनी बड़ी घटना और ये तीनों आतंकवादी छूटने से बच जाते। अच्छा, ये एक सीरीज में भी बताया कि अगर ये डिमांड नहीं मानी जाती तो जो प्लेन है वो संसद भवन से टकरा देते। सीरीज में तो ये दिखाया गया। तो उस दौरान तो आप एंटी टेरर यूनिट स्पेशल सेल में थे, तो क्या तैयारी थी उस वक्त? किस तरह की तैयारी, क्या मजबूत थी? नहीं, प्लेन तो जा चुका था ना वहाँ पे, अमृतसर में। अमृतसर से उड़ गए, कंधार पहुँच गया था ना, और बातचीत तो कंधार जाने के बाद शुरू हुई थी। ये नेगोशिएशन चल रही थी, कंधार में हुई थी। तो फिर यहाँ पे अटैक, पार्लियामेंट पे अटैक करने का, पार्लियामेंट में घुसा देने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं हो। तो वहाँ से उड़ के थोड़ी आता है यहाँ पे, ऐसा नहीं था। ये कहीं ना कहीं से, मैं नहीं समझता ये सीरीज जो बता रहे हैं ठीक है। कोई प्लानिंग ऐसी थी नहीं, ना किसी की इंट्रोगेशन में आया। चलिए, अब एक चीज़ बताएं, आपने उमर शेख को छोड़ा, उसने 2002 में वॉल स्ट्रीट जर्नल के जो जर्नलिस्ट थे डैनियल पर्न, उनका मर्डर किया किडनैप करके। दूसरा आतंकी भले आपने न छोड़ा हो, लेकिन इसी प्लेन हाईजैक में वो छूटा था, उसका नाम था मौलाना मसूद अजहर। यस। 2001 में संसद भवन पर अटैक हुआ। जी, आप कहाँ थे? तब भी वहीं था मैं, वही टीम थी, स्पेशल सेल में ही था मैं। मैंने 14 साल स्पेशल सेल में गुजारे हैं। मैं 1997 से 2003 तक था। जितनी घटनाएं, आतंकवादी घटनाएं हुई या जितने आतंकवादी मारे गए, मैक्सिमम मारे गए,
मैं इस 6 साल में स्पेशल सेल में ही रहा, 97 से 2003 तक। तो ये जब संसद भवन पर अटैक हुआ तब आप कहाँ थे, कैसे आपको उस टाइम जानकारी पे मिली? जब खबर मिली कि संसद आप भवन में कहाँ थे, ऐसा कैसे हुआ, खबर तब मिली? मैं और मेरे डीसीपी और हम डीसीपी ऑफिस में थे, पुलिस हेडक्वार्टर्स। हम्म, कमिश्नर साहब भी तब वही थे, वही सेट ऑफ ऑफिसर्स था। तुरंत कहा कि आप ऐसा ऐसा हो गया, तुरंत जाओ। तो हम वहाँ से अपने पुलिस हेडक्वार्टर से तुरंत वहाँ पर आए, कहाँ? आपका पार्लियामेंट हाउस में जहाँ पे अटैक हुआ था वहाँ पर। तो वहाँ क्या चल रहा था वहाँ जब पे तब तक तो हो गया था ठंडा। जब तक हम आए तब तक तो हमारे जवान थे, जो सीआरपी के जवान थे, वो कुछ मारे गए थे, और वो 5 आदमी जो थे वो भी मारे गए थे। और इत्तेफाक से ये नहीं, बाद में पता लगा कि वो जो गाड़ी खड़ी थी, इस गाड़ी में आए थे एम्बेसडर कार, जिसमें एम्यूनिशन था, उसका बाद में पता लगा। जब हम आए उसके बाद में पता लगा कि एम्बेसडर कार में भी अभी तक वो है, एक्सप्लोसिव है। और हम उस आसपास कार के थे, लेकिन बाद में जो पता लगा कि तुरंत उसको आइसोलेट कराया, ताकि और कुछ बड़ी घटना ना हो जाए। तो पार्लियामेंट जब अटैक हुआ तो अंदर क्या क्या देखा, कैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी? इन्वेस्टिगेशन उस टाइम पे मैं, राजबीर, ये दोनों थे, दोनों एसीपी, राजबीर भी एसीपी थे, मैं भी था एसीपी, और हमारे डीसीपी साहब थे, सारे लोग आए थे वहाँ पर। और जो पूरी टीम को लेकर हम आए थे, तो वो फिर इन्वेस्टिगेशन वहीं से शुरू कर दिया था। सीन पूरा उसको प्रिजर्व किया, पूरा उसको कॉर्डन ऑफ किया, कोई आने जाने ना पाए। और जितने भी उग्रवादी थे उनका पहले ये चेक किया, जो आतंकवादी मरे पड़े थे उनका ये चेक किया था, इनके यहाँ कोई अंदर कोई और विस्फोटक तो नहीं है। बम डिस्पोजल स्क्वाड को सब बुलाया, तब देखा कि चेक करो, पूरे थ्योरली उनको चेक किया गया, बॉडी को स्कैन करके, कि इनके बॉडी में कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये विस्फोटक हो, जो बाद में अभी उठाते वक्त या कोई ऐसा प्रेशर में फट जाए। वो सारी चीज़ देखनी पड़ती हैं। उनके पास क्या क्या थे वो सब दिखा, सब चीज़ हमने सीज किया, और पूरा का पूरा फोटोग्राफ कराने के बाद में फिर उनको सबको वहाँ से जो जो चीज़ें मिली, फोरेंसिक टीम आई थी पूरी, फोरेंसिक टीम ने अपना पूरा निरीक्षण किया, सारा कुछ जो भी एविडेंस थे वो सबको इकट्ठा किया, और सारा एविडेंस करने के बाद में फिर वो उनको डेड बॉडी को हटा के फिर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुआ। उसमें काफ़ी केस भी क्रैक हुआ उसके बाद? केस भी क्रैक हो गया, केस क्रैक किया, सारे के सारे आदमी सब पकड़े गए थे, जो जो आदमी प्लानिंग करने वाले तक भी पकड़े गए थे इसमें जो लोग प्लान कर जो प्लान कर रहे थे वो, और जो जो इसमें शामिल थे सारे, कुछ तो मर ही गए थे। बेसिकली पकड़े तो प्लानिंग वाले ही थे, एग्जीक्यूटर तो सारे मारे गए थे, तो प्लानिंग करने वाले पकड़े थे, और बाद में सजा भी हुई। सर, जब ये प्लेन हाईजैक हुआ था, अभी तो जब आपको आतंकी को छोड़े जाने को बोला, उसके पहले आप मैक की मीटिंग, जो आपको बता दें, मैक की मीटिंग जिसमें सारे ऑफिसर जाते हैं इंटेलिजेंस एजेंसी के, उस मीटिंग में क्या कुछ चलता था, मतलब क्या कुछ? नहीं, मैं आपको एक बड़ा क्लियर कर दूं, पहले मैक कब से शुरू हुआ। मैक हुआ था जब ये बॉम्बे का हुआ था ना, ताजमहल, ताज होटल का अटैक, उसके बाद मैक बना था। उससे पहले मैक नहीं था। उससे पहले आईबी से वैसे रूटीन में मीटिंग होती रहती थी, और आईबी की मीटिंग में ये सब चीज़ें डिस्कस होती थी, कोई इंटेलिजेंस इनपुट है, शेयरिंग का। अब मैक के बाद तो बहुत ज़्यादा शेयरिंग होगी, मल्टी एजेंसी सेंटर बन गया था। मैक का मतलब मल्टी एजेंसी सेंटर है, उसमें बहुत सी एजेंसी शामिल, 24 एजेंसी शामिल थी। वो सब अपने अपने इनपुट्स शेयर करते थे। डेली मीटिंग होती थी उनकी, मंडे टू फ्राइडे, और शाम को फिक्स था, टाइम भी फिक्स था, तो सब वो अपनी मीटिंग्स में शेयर करते थे। बट ये जो इंसिडेंट हुआ था उस टाइम तक मैक बना नहीं था, बट ये जो शेयरिंग वाला काम था वो छोटे लेवल का होता रहता था, खास तौर से आईबी का, रॉ का और स्पेशल सेल का। ये मीटिंग्स जनरली होती रहती थी, और ये इनपुट्स को हम शेयर करते रहते थे। नहीं, तो इसमें कभी इनपुट्स आया था कि प्लेन हाईजैक हो सकता है, या मसूद अजहर? अब नहीं बता पाऊंगा। हाँ, यस, ये आया था कि कोई भी ऐसा कोई हाईजैक करने की प्लानिंग हो सकती है आतंकवादियों द्वारा, ऐसा हुआ था, और ये शेयर भी हुआ था कहीं। लेकिन वो दिल्ली के लिए अंदर या इंडिया में सोचते रहे होंगे, लेकिन ये वाला नहीं आया था काठमांडू से हो जाएगा। काठमांडू वाली कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं आई थी। ये प्लानिंग थी उनकी अपनी आतंकवादियों की, इंडिया में तो अलर्ट है, आईबी अलर्ट होगी, इंडिया में नहीं हो पाएगा। और इंडिया में फिर टाइट भी, सिक्योरिटी भी टाइट है, यहाँ पर प्लेन में ऐसे जाना इतना आसान भी नहीं है। और यहाँ पर जैसे वहाँ पर विन ओवर कर लिया, किसी प्लेन के क्रू मेंबर्स को कर लिया, या कैसे भी कर लिया था, तो वहाँ पर पॉसिबली था, यहाँ पर नहीं हो पाया होगा, इसलिए यहाँ पर नहीं किया उन्होंने। चलिए, प्लेन हाईजैक के पहले कभी आईबी की मीटिंग या आप लोग शेयर होती थी कि मौलाना मसूद अजहर को पर? ये तो था, खबर थी कि मौलाना मसूद अजहर को छुड़वाने के लिए कोई भी कार्रवाई करवा सकते हैं, ये आतंकवादी कोई भी प्लानिंग कर सकते हैं आतंकवादी, ऐसी खबर तो थी। चलिए, एक और मैं आपसे सवाल इस प्लेन हाईजैक को पूछ रहा, आपको क्या लगता है इस प्लेन हाईजैक के पीछे किसका दिमाग था
सीधा सीधा क्या पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का किसका दिमाग था इसके पीछे? ऑब्वियसली ये पाकिस्तानी आईएसआई एजेंसी तो इसमें मास्टरमाइंड ही थी। उनका दिमाग चला और इन्होंने ऐसी टीम बनाई जो कि इस काम को करने में सक्षम थे, और वो उसमें पायलट भी शामिल, मतलब पायलट की ट्रेनिंग वाले भी आदमी शामिल हैं, और ऐसे जिगरदार आदमी भी शामिल थे जो किसी को मारते हुए कोई भी उनको कोई रिमोर्स नहीं होगा, कोई उनको दिमाग में कोई ऐसी बात नहीं आएगी मारते हुए। कई बार आ जाता है ना, इंसान को इंसान मारता है तो उसके दिमाग में आता है यार मैं क्यों मारूं। तो ऐसे कट्टर आदमियों को चुनने के लिए प्लानिंग सारी आईएसआई की थी, वही सारे प्लानिंग से उन्होंने एग्जीक्यूट किया अपनी प्लानिंग। जैसे फिल्मों में कि हिंदू नाम और ये नाम, ये तो कोड नेम रखते हैं ये ना। तो नाम ऐसे ही रखे जाते हैं ऐसे। बट आपको हिसाब से जितने रहे आपकी यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान का ही पूरा के पूरा हाथ था इसमें, तभी तो जैसे मोहम्मद जैसे चीफ को छुड़वाने का और किसको फायदा होगा, जो कि वहाँ पे बैठा रखे हैं सबको। वहाँ पे ये सारी एक्टिविटी जैसे मोहम्मद का हेडक्वार्टर वहाँ पर है, और वहाँ पूरी की पूरी वहाँ सारी प्लानिंग इंडिया के खिलाफ वहाँ से होती है, पाकिस्तान से। तो वो और कौन करेगा, पाकिस्तान और आईएसआई, ये तो पक्का इन्हीं का हाथ था, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने से एक खालिस्तानी आतंकी को भी पकड़ा था नेपाल से, वो क्या ऑपरेशन था और किस तरह से उस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, उसकी क्या भूमिका, उस आतंकी का क्या रोल था? देखिए ये जो IC-814 के जो आतंकवादी छुड़वाए थे वो घटना थी 31/12/1999 की, और इससे पहले 3 साल पहले, 3.5 साल पहले का ये था केस। दिल्ली में कुछ आतंकवादी घटनाओं में वांटेड, और ज़्यादातर घटनाएं थी जम्मू की घटनाएं थी, जम्मू कश्मीर में वांटेड महेंद्र सिंह खालसा, जो कि खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स का बहुत एक्टिव सीनियर मेंबर था। उसके बारे में खबर मिली थी कि वो आदमी नेपाल में कहीं छुपा हुआ है। तो उसको हमने, हमारे डीसीपी साहब थे दीपक मिश्रा जी, उनसे हमने डिस्कस किया। निखिल कुमार साहब तब उस टाइम पे कमिश्नर साहब थे, उनसे डिस्कस किया गया कि ऐसे ऐसी खबर है, एक आतंकवादी है, और जो वैसे तो वांटेड ज़्यादा केसों में जम्मू में है, जम्मू कश्मीर में है, लेकिन हमारे दिल्ली के भी जो लाल किला में आपको पता होगा कि 2 बम ब्लास्ट साथ साथ हुए थे, उन केसेज में उनका डाउट था कि वो शायद उसमें भी शामिल हो। तो उस पक्ष से उस महेंद्र सिंह खालसा को पकड़ने के लिए हमने एक टीम बनाई, 7 मेंबर्स टीम में आई वाज हेडिंग दैट टीम, और वो परमिशन लेने के बाद में उस इंफॉर्मेशन को डेवलप किया। और डेवलप करने के ये मई-जून 1996 की बात है, और बीरगंज नेपाल में जो है रक्सौल बॉर्डर के साथ में, रक्सौल इधर है, बीरगंज उधर है, ये ट्विन सिटीज़ हर जगह नेपाल में देखोगे ना, जैसे महेंद्र नगर और धनगढ़ी, ऐसे ही बीरगंज और रक्सौल बॉर्डर पे ऐसे हैं। तो वहाँ से करीब 2-3 किलोमीटर के बाद बीरगंज है, वहाँ पर ये महेंद्र सिंह खालसा नाम का उग्रवादी छुपा हुआ बताया गया था। तो हमने 2 महीने के ऑपरेशन किया, उसको वहाँ पर लोकेट किया। लोकेट करने के बाद में अच्छी प्लानिंग के साथ में फिर हमने उसको वहाँ से एवेक्यूएट कराया सीक्रेटली, बिना नेपाल पुलिस की मदद से। हमने कोई वहाँ पे ऑपरेशन नहीं किया, धरपकड़ नहीं की वहाँ पे। ये ऐसा नहीं है कि वहीं पे पकड़ा हो, ये नहीं हो। ऐसी प्लानिंग की कि वो उसको मजबूर कर दिया इधर आने के लिए, रक्सौल में आने के लिए, ऐसी प्लानिंग थी। वो एक ऑपरेशनल डिटेल्स हैं। नहीं, ऑपरेशनल डिटेल कैसे, ये ऑपरेशन, यही तो जानना था हमें। दर्शकों को बताइए कि ये ऑपरेशन डिटेल्स बड़ी सीक्रेट होती है। नेपाल, हाँ, अब तो खैर हो गया। नेपाल कैसे, कि 2 महीने क्या कर रही थी नेपाल टीम, कैसे पहचानते हैं अगर नेपाल इतनी भीड़? अच्छा, वो हम बताते हैं कि देखिए, हमने दिल्ली से एक अपना ऐसा इन्फॉर्मर लिया जो कि महेंद्र सिंह खालसा को शकल से जानता था, ठीक है। हम रैकी करने गए वहाँ पे महेंद्र सिंह खालसा के ढूंढने के लिए। तो वो बीरगंज शहर बहुत बड़ा शहर नहीं है, बट फिर छोटा भी नहीं है, रीजनेबली अच्छी पॉपुलेशन का शहर है। वहाँ पर एक ही गुरुद्वारा था, और ये हमारा सोच है कि कोई भी धर्म का आदमी चाहे कैसे भी हो, मैं हिंदू हूँ तो मंदिर जाऊँगा, सिख है तो गुरुद्वारा जाएंगे, मुस्लिम है तो कहीं मस्जिद जाएंगे। तो ये एक फेथ और बिलीफ होता। तो हमने ये सोचा कि महेंद्र सिंह खालसा भी अगर यहाँ रहता है अगर, तो कभी न कभी ये गुरुद्वारा जरूर जाएगा। तो वहाँ पे एक ही गुरुद्वारा था, वहाँ पे अपना गुरुद्वारा में अपना डेरा डाल दिया, गुरुद्वारा के आसपास घूमने लगे ये सब। उस आदमी को लेकर जो उसको शकल से जानता था, उसने ऐसे 6-7 दिन की मेहनत के बाद एक दिन उसको देख लिया गुरुद्वारा में आते जाते। तो वो आदमी जो हम साथ लेके गए थे, जो उसको जानता था, उसके साथ हमने एक अपना डकोई आदमी भी साथ लगा दिया, क्योंकि एक स्टेज आती कि उस आदमी को हमें बाहर निकालना पड़ेगा।
जो आदमी उसको आइडेंटिफाई कर रहा था, जो उसको शकल से जानता था, वो तो उसको भी जानता था ना। तो अगर बाद में पकड़ा जाएगा तो उसको खतरा हो जाएगा कि तैने पकड़वा दिया, क्योंकि मैं तो तुझसे ही मिला था। तो उसके बाद वो अलग कर दिया हमने पहचानने के बाद। जो हम एक और आदमी साथ ले गए थे, जो कि हमारा अपना खास आदमी था, उसको साथ में उसकी हमने फिर दोस्ती करा दी। और वो दोस्ती फिर कुछ दिन नहीं चली, काफी दिन चली। उठना बैठना काफी कुछ, उसका पूरा दिन में 2 बार उस आदमी से, जो कि हमारा पुलिस का नहीं था, वो पब्लिक का आदमी था, जिसको हमने उस आदमी के थ्रू मिलवाया था, जो उसको जानता था। समझ गए ना? तो उस आदमी की फिर दोस्ती हो गई। वो जो जिसको जानता था उसको हमने अलग कर दिया, उसको दिल्ली वापस भेज दिया। तुम जाओ भाई, तुम्हारा काम पूरा हो गया। तुम्हारा काम ये था आइडेंटिफाई करना, और हमारा जो आदमी था उससे उसको मिलवाना, उसको और उसकी दोस्ती करा दी। उसमें फिर हमने एक और प्लानिंग किया कि अब इसकी दोस्ती में कॉन्फिडेंस कैसे आए। तो हमने उस आदमी का रोल बनाया, जैसे फिल्मी स्टाइल में रोल बनाते हैं ना, कि वो आदमी एक स्मगलर टाइप बनेगा, स्मगलर, और उसको लालच देगा। फिर वो स्मगलिंग का काम कैसे करना है, तो उसने गोल्ड बिस्किट्स कहीं से खरीदवाए हमने, और उसको जाके दिए, भाई मैं ये गोल्ड बिस्किट का मैं स्मगलिंग करता हूँ, ताकि उसको फेथ हो जाए उसके ऊपर, गोल्ड बिस्किट्स का मैं स्मगलिंग करता हूँ और ये तुम बिकवा दो। तो वो जितने में खरीदा उससे कम दाम में बिकवाएगा वो, ओबियसली। तो उसको भी लालच हो जाएगा कि मैं जैसे एक बिस्कुट को 50,000 में खरीदा और उसको 45,000 में बिकवा दिया उसने, तो 5,000 तू रख ले भाई, कोई बात नहीं। तो इस प्रकार से उसको पर्पज ये था कि हमारे आदमी का और महेंद्र सिंह खालसा का इतना रैप्ता बन जाए, उतना इतनी दोस्ती बन जाए, ताकि वो जब जैसा कहे वैसे ही वो मानने लगे। तो इस काम में फिर 1-1.25 महीना लग गया उसकी दोस्ती को बढ़ाने में। तो उसके बाद फिर उसको आना जाना हो गया, शहर में घूमना सुबह शाम, मतलब इतनी अच्छी दोस्ती हो गई थी उसकी, जो हमारा आदमी कहता महेंद्र सिंह खालसा वही करता। और उसके बाद फिर वो बॉर्डर पार करा दिया चुपके से, किसी पुलिस को भनक भी नहीं हुई, पुलिस को पता भी नहीं लगा, क्योंकि हमने पुलिस के पकड़ नहीं किया कुछ भी। तो जब उसको बीरगंज में आया तो उसको फिर ओबियसली हमारी टीम थी, उन्होंने फिर उसको कर लिया। तो पकड़ लिया तो उसने कुछ बोला नहीं, कैसे पकड़ लिया? अब वो कुछ बोला वो बात अलग है, वो थोड़ा मैं इस पे कहना नहीं चाहता। अच्छा, 1994 में आप पे फायरिंग वगैरह भी हुई थी, गोली इनकाउंटर हुआ था, काफी हुआ था। क्या था इंसिडेंट सर? वो इंसिडेंट था बृजमोहन त्यागी और उसका एक साथ में था अनिल मल्होत्रा करके। तो ये दोनों लोग, ये बड़ा एक हिस्टोरिकल केस है। ये हिस्टोरिकल केस इसलिए मैं कहूँगा कि डूसू इलेक्शन से रिलेटेड है, दिल्ली यूनिवर्सिटी। उन दिनों ये सितंबर की बात है, सितंबर में होते हैं डूसू, अभी होने वाले हैं। हर साल सितंबर में इलेक्शन होते हैं, तो वो इलेक्शन का दौर था। और ये बृजमोहन त्यागी मेरठ का बेसिकली रहने वाला था, और ये एक बड़ा खूंखार इंटरस्टेट गैंगस्टर था ये। और इसमें इसके ऊपर 7 लाख रुपए के नाम था एट दैट टाइम, 7 lakhs। और इसने कई बार ऐसे लोगों को कहा गया था कि ये लगता भी ऐसा जैसे पुलिस वाला है तगड़ा। तो इसने कह दिया था कि जब अगर कोई मेरे को पकड़ेगा ना, कोई भी पकड़ेगा पुलिस वाला, तो गोली तो चले ही चलेगी। ये इसने पहले से ही कई लोगों को बता दिया था कि मैं ऐसे नहीं पकड़ा जाऊंगा, गोली चला के, क्योंकि हमेशा पिस्टल रखता है साथ में। और पिस्टल में 18-18, 20-20 गोलियों की बड़ी वाली पिस्टल, जिसमें काफ़ी गोलियां होती थी, वो रखता था। और साथ में फिर ये उन दिनों ये डूसू इलेक्शन में ABVP की सपोर्ट करने के लिए आता था, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कैंडिडेट्स को सपोर्ट करने। वो क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जब ये एनकाउंटर हुआ तो उसकी गाड़ी में बैनर मिला, अच्छा, ABVP का बैनर मिला। और वो बैनर जिस दिन ये एनकाउंटर हुआ उसकी गाड़ी के पीछे लगा के, उस बैनर की फोटो 16 सितंबर के दिन सभी अखबारों में फ्रंट पेज न्यूज थी, पहली न्यूज थी। क्या हुआ था, क्या था उस दिन, मैं बता रहा हूँ। तो 16 सितंबर को डूसू का इलेक्शन था, और ये आदमी वांटेड तो था ही, दीपक मिश्रा जी की टीम में थे वो। हर बार भाई कोई न कोई गैंग पकड़ना ये, और ये आदमी कई केसों में वांटेड था, दिल्ली में भी, दिल्ली से भी नाम था इसका, यूपी से भी नाम था। तो इसको पकड़ने की जिम्मेवारी मेरी थी कि मिश्रा साहब ने कहा कि आप पकड़ेंगे इसको करके। इससे पहले हमने कोई और गैंगस्टर्स पकड़ा था इसका, उसने भी बताया था, इसने हिट दिया था। तो ये खबरें हम डेवलप कर रहे थे। तो 15 सितंबर के दिन हमें खबर मिली कि ये यूनिवर्सिटी एरिया में आएगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के एरिया में, क्योंकि ये तो था कि ये डूसू के इलेक्शन में कंपेनिंग कर रहा है, तो आएगा। तो हमने फिर अपनी टीम ले जाके, कंक्रीट खबर ये थी कि ये गाड़ी नंबर भी है, ये गाड़ी नंबर में आएगा। वाइट रंग की गाड़ी थी, 37-35 नंबर था उसका, आगे का यूपी का नंबर था।
उस गाड़ी में आएगा। तो वो गाड़ी हमने स्पोर्ट कर ली यूनिवर्सिटी एरिया में। उस गाड़ी के शीशे बिल्कुल जेट ब्लैक काले थे, जो अंदर कौन बैठा है पता नहीं है। गाड़ी नंबर देख लिया और आगे चलाने वाले का आगे फ्रंट से हमने चेक कर लिया था कि है वो चला रहा है वो खुद बृजमोहन त्यागी। उसके साथ में एक आदमी बैठा है, वो उसको हम पहचान नहीं पाए। बृजमोहन त्यागी को क्यों पहचाना कि हमने फोटो वोटो सब देख रखा था, इसमें देख लिया। अब आगे वो है दोनों, पीछे कौन है ये नहीं पता। पीछे कोई स्टूडेंट भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, लड़कियां भी हो सकती हैं। और जब उसने ये कह रखा था कि जब भी कोई मुझे पकड़ेगा तो गोली चलेंगी, और गोली चली और पीछे कोई शरीफ आदमी हुआ तो कि क्या होगा। हम बड़े असमंजस में रहे। यूनिवर्सिटी एरिया से हम पीछा करते रहे कि कहीं ना कहीं मौका मिल जाएगी, पीछे कोई है बैठे हुए देख ही लें। आगे तो बैठा है, कोई बात नहीं, गोली चलेगी तो हम भी जला देंगे, कोई बात नहीं, लेकिन पीछे कोई है ना वो बेगुनाह आदमी मारा जाए। हम इस गाड़ी का पीछा करते रहे यूनिवर्सिटी एरिया से। जो ही राजा गार्डन चौक से राइट, अच्छा इसके साथ हमें खबर ये भी थी कि बृजमोहन त्यागी उस दिन राजौरी गार्डन में किसी बिजनेसमैन का मर्डर करने जा रहा है। उसके लिए बॉम्बे से उसको 50 लाख की फिरौती मिल गई थी। ये भी खबर थी, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, और अच्छी खबर थी, ठीक ठाक खबर थी। मतलब ये नहीं कि इसमें कोई फॉल्स खबर नहीं थी, और वो फैक्ट भी था, बाद में हमने वेरीफाई किया। तो ये भी खबर थी। तो जो ही हमें पता था राजौरी गार्डन मुड़ेगा ये, तो राजधानी कॉलेज से पार करने के बाद में जो ही हम रेड लाइट पर रुके, उस टाइम पे ये पुल वुल नहीं थे जो आज बने हुए हैं, आपने देखा होगा राजौरी गार्डन। उस टाइम पे प्लेन रेड लाइट का चौराहा था। यहाँ से जाएंगे राजधानी कॉलेज से तो राइट मुड़ेंगे तो राजौरी गार्डन, लेफ्ट मुड़ेंगे तो मोती बाग, सीधे जाएंगे तो धोला कुआं। ऐसा ये चौक था। तो वहाँ पर जब गए तो हमारे पास 3 गाड़ियाँ थी, 3 रंग की गाड़ियाँ। 3 रंग का मतलब तिरंगा, एक लाल मारुति, एक सफ़ेद जिप्सी, और एक हरी मारुति। इत्तेफाक से 3 रंग की गाड़ियाँ थी। लाल को हम सैफरन मान लें, और ग्रीन और वाइट है तिरंगा झंडे का करके हमने तीनों गाड़ियों को आगे, एक उस गाड़ी को मजमूनी गाड़ी को बीच में ले लिया। राइट साइड में सेंट्रल वर्ज आगे सड़क की जो बीच वाली दीवार है वो आ गई। आगे मैंने अपनी जिप्सी लगा ली, लेफ्ट में एक दूसरी गाड़ी लगी, पीछे उसकी ओर गया। तो मतलब ये टेक्निकली बृजमोहन त्यागी की गाड़ी को सैंडविच कर लिया हमने, चारों तरफ से उसको घेर लिया। घेर के जो ही हम फिर निकलने लगे वहाँ से अपनी गाड़ियों से, हम प्लेन क्लोथ में थे सारे, वर्दी में कोई नहीं था। इत्तेफाक से हमने जैकेट भी नहीं पहन रखी थी, बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं पहन रखी थी। अब जल्दी में हो गया, नहीं पहनने ले पाए, मेरे का खबर जल्दी आई तो ले नहीं पाए वहाँ से, तो पहनी भी नहीं हमने। इतना भी भरोसा था कि कोई बात नहीं, देखा जाएगा। जो ही हम उतरकर उसकी गाड़ी के पास आए और उसको गाड़ी को खुलवाने को, उसके अंदर से गोली चली, और तड़ातड़ गोलियां जब चलने लगी तो फिर हमने भी गोली चला दी। तो वो भी, और एक उसका साथी जो अनिल मल्होत्रा था, वो भी, हमने अपनी सुरक्षा के लिए गोली चलाई, तो वो दोनों वहीं पे ढेर हो गए। मुझे गोली लगी, मेरे पेट में गोली लगी, हाथ में गोली लगी ये, और उसके बाद 3 और आदमी मेरे साथी जख्मी हुए, 3 पब्लिक के आदमी जख्मी हुए इसमें, तो टोटल 6 आदमी इंजर्ड हुए। और वो 2 आदमी बाद में पता लगा, अनिल मल्होत्रा भी बड़ा खतरनाक बदमाश था, जो कि लाजपत नगर में डबल मर्डर केस में फरार होकर इसके साथ घूम रहा था। जब तक ये नहीं पता लगा अनिल मल्होत्रा कौन है, तो मेरे दिमाग में भी, मैं हालांकि इंजर्ड हो गया था, मैं बाद में ऑपरेशन हुआ, 2-2.5 घंटे मेरा ऑपरेशन चला, पूरा बॉडी को चीर के सारा कुछ गोली जो अंदर गई थी वो सब रिपेयर करने के बाद में हुआ। तो वो करने के बाद में फिर मैं जब होश आया तब मैं देखा कि ये आदमी दूसरा मर के गया, कोई शरीफ आदमी तो नहीं मर गया, कल को कोई उल्टी बात हो जाए, क्योंकि ऐसा भी हो जाता है ना, क्योंकि आदमी वो बृजमोहन त्यागी तक तो ठीक है, वो कौन था, जब बाद में पता लगा ये तो उससे भी ज्यादा खतरनाक साला था, तो मुझे बड़ा तसल्ली हुई कि चलो कोई बेगुनाह आदमी नहीं मरा मेरे हाथ से, क्रिमिनल आदमी थे दोनों। ये अब तक आपने कितने इनकाउंटर, जब आप सर्विस में होंगे तो इनकाउंटर का आपका काउंटिंग कितना था? काउंटिंग अब मेरी प्रमोशन इसी में हुई थी, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन बृजमोहन त्यागी एनकाउंटर में हुई थी। उसके बाद फिर मैंने एक एनकाउंटर किया था आपको नटराज हैंडीक्राफ्ट एम्पोरियम में, राजवीर रमाला का, उसमें बृजमोहन उसमें आपका चंद्रमोहन सॉरी जो बाद में शहीद हो गए थे, मोहन चंद शर्मा, उसमें आउट ऑफ टर्न प्रमोशन उनके 17 आदमी, आई लेड दैट ऑपरेशन, तभी दीपक मिश्रा जी थे। उसके बाद हमने एक इसमें फरीदाबाद में किया था, नरेंद्र गुजर का एनकाउंटर किया था, वो भी उसके भी 6-7 लाख रुपए इनामी था वो।
उसका एनकाउंटर किया। उसके बाद उसमें राजवीर प्रमोट हुए, राजवीर का प्रमोशन उसमें हुआ था। मतलब ये ब्रजमोहन त्यागी के एनकाउंटर के विदिन 8 मंथ्स ये 2 बड़े इम्पोर्टेंट एनकाउंटर्स हुए थे, जिसमें मोहनचंद का प्रमोशन पहले वाले में हुआ, नटराज हैंडीक्राफ्ट एम्पोरियम में, और राजवीर का प्रमोशन हुआ था इसमें गुजर वाले ये जब इनकाउंटर होता है ऐसे तो लोग बताते, आरोप लगाते हैं पकड़ के पैर में गोली आजकल चल रहा है लंगड़ा यूपी में। ये जो इनकाउंटर होता है उस वक्त क्या सीन होता है, मतलब क्या होता है एकदम एक्चुअल ये होता है कि जब गोली चलती है ना तब कोई भी आदमी को ये नहीं सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है क्या हो रहा है। अगर इतने में सोचने लगे तो गया फिर आदमी। वो सोचे कि ये क्या हो जाएगा, ऐसा करूंगा तो ये हो जाएगा, वैसा करूँगा, उस टाइम तो गोली चलती है तो गोली चलती है फिर। और जैसे लंगड़ा वंगड़े की बात कर रहे हो ना, मैंने कभी ऐसा काम नहीं किया कि पकड़ के मारा हो किसी को, ये मेरा रिकॉर्ड रहा है। गोली चली है तो चलाई है हर केस में मेरे में। अगर अगले ने गोली चलाई है उग्रवादी ने तो मैंने चलाई गोली, ये मेरा रिकॉर्ड है। किसी भी एनकाउंटर में मैंने किसी को, किसी भी एनकाउंटर में कोई एलिगेशन ये नहीं आएगा कि किसी ने पकड़ के मारा हो, ये गारंटीड है। उस वक्त क्या चलता है दिमाग में, कोई परिवार की याद आती है कि बस सीधे गोली चलाओ? परिवार की बात होने के बाद आती है, उस टाइम पे कोई परिवार की बात नहीं आती है। बात उस वक्त क्या चलता है? इसमें ब्रजमोहन त्यागी वाले में मेरे को याद आई कि मैं खून इतना निकल गया था मेरा कि आप ये जूते थे ना मेरे, स्पोर्ट्स शूज पहने हुए थे, पूरे हो गए थे, पूरे भर गए थे खून से। तो रास्ते में मैं अपने ड्राइवर को गाइड भी कर रहा हूँ कि जल्दी चलो, मेरा ड्राइवर था और मैं ही 2 ही थे हॉस्पिटल जा रहे। तब मैंने अपने उसको ड्राइवर को बोला था कि अगर मेरे को कुछ हो गया तो बच्चों को ये बता देना कि बहादुरी से मरा है, कोई बुजदिली से नहीं मरा, इतना ज़रूर कहा था। और जब मेरा एक एनकाउंटर हुआ पंजाब में हुआ जिसमें मैं सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर प्रमोट हुआ था, उस टाइम पे जब हम जा रहे थे तो मौत खड़ी थी सामने। केवल सिंह बिल्ला नाम का एक उग्रवादी था, उसके साथ एनकाउंटर हुआ था, आतंकी के साथ आतंकी केवल सिंह बिल्ला। और उसकी हाइट 6 फुट 2 इंच, तगड़ा, ओपन ट्यूबवेल के ऊपर उसके साथ एनकाउंटर हुआ था पंजाब में। पद्दी जगीर नाम की जगह थी, गांव का नाम। ये पूरा बताइए क्या इंटरेस्टिंग कैसे इनकाउंटर हुआ था, ये क्या था? ये थोड़ी लंबी हो जाएगी फिर। नहीं कोई नहीं, आप बोलिए। उन दिनों मैं सब इंस्पेक्टर था स्पेशल सेल में, आया था। आने के बाद खबर मिली मुझे कि ऐसे ऐसे 2 उग्रवादी प्लानिंग कर रहे हैं। उग्रवादी और आतंकवादी मैं समझता हूँ एक ही टर्म है उसमें। मैं ज़्यादा उग्रवाद जो करता है ना वही आतंकवाद होता है, उसमें कोई ऐसी बहुत फर्क नहीं है। तो 2 आतंकवादी ये प्लानिंग कर रहे हैं कि जब उन दिनों महेंद्र सिंह टिकैत का, मैं 1988 की बात कर रहा हूँ, ये महेंद्र सिंह टिकैत की रैली होने वाली थी, किसान रैली राजपथ पे। उस रैली में बहुत से लोग इकट्ठे होकर आएंगे और वो आदमी 2 उग्रवादी यहाँ पर कोई ऐसी घटना करेंगे कि बहुत लोगों की मौत हो जाएगी। ये खबर थी इनिशियली मेरे पास, जब मैं ऑपरेशन सेल बोलते थे तब इसको, बाद में स्पेशल सेल बना है। उस टाइम पे ऑपरेशन सेल था, डीसीपी हमारे थे दीपचंद, और उसके बाद ये थे अपने राजा विजयकरण साहब थे कमिश्नर ऑफ पुलिस। तो दीपचंद साहब डीसीपी साहब थे, उनको मैंने खबर बताई। आरपी मेहता मेरे एसीपी थे, उनको मैंने बताया ऐसे ऐसे खबर है, डेवलप करें। तो उन्होंने कहा गो हेड, अच्छी खबर है, तो पकड़ना चाहिए, कोई ऐसे उग्रवादी पकड़ो। तो हमने एक डेवलप की, तो एक आदमी पकड़ा गया यहाँ पे दिल्ली में जो रैकी करने आया था इसी काम के लिए। और उसको हमने पकड़ लिया, उससे पूछताछ की, कहता है हाँ जी प्लानिंग बिल्कुल सही है, लेकिन एक मेरा बॉस है वो केवल सिंह बिल्ला, वो जलंधर ज़िले में पद्दी जगीर नाम का एक गांव है, गुराया थाना पड़ता है, वहाँ पर है। वो ही सारी बात बताया कि मेरे को तो इतना है कि मेरे को तो रैकी करने भेजा था, मैं आ गया यहाँ पे। मैंने कहा उसको पकड़वा। फिर परमिशन लेके उसको पकड़ने के लिए हम गए। मैं था, 3 मेरे साथ इंस्पेक्टर थे और एक मैं था, एक कमांडो, और हम 5 आदमी लेके जिप्सी लेके, वो सॉफ्ट ड्रॉप जिप्सी थी उन दिनों, लेके चल, नई जिप्सी मिली थी, हम लेके चले गए। रात में पूरी रात सफ़र किया, जलंधर पहुँचे सुबह। उसने ठिका, उसको इतना कॉन्फिडेंस में ले लिया था हमने कि बेटे तू अगर, जिसको हमने पकड़ा यहाँ पे, अगर तूने अगर गलत बताया ना तो तू, तेरी खैर नहीं है, सही बताएगा तेरे को बख्श देंगे, बहुत बड़ा क्राइम करने जा रहा है तो तेरे को छोड़ देंगे। वो कॉन्फिडेंस में आ गया, उसने सारी बातें सब बताई। और उसके बाद उसको लेके हम घूमते रहे। एक जगह ले गया, वहाँ पे मिला नहीं वो। फिर उसने कहा जी वहाँ नहीं तो खेतों में मिलेगा, ट्यूबवेल पे। तो हम ट्यूबवेल पे, उसने जो बताया कि ट्यूबवेल पे मिलेगा, तो हम गए वहाँ पे ट्यूबवेल पे। तो अपनी जिप्सी को थोड़ा, उन दिनों गन्ने का फसल था, अक्टूबर की बात है, 5 अक्टूबर 1988 की बात है। तो गन्ने के खेतों के कोने में हमने अपनी जिप्सी लगाई और फिर
वो जो साथ ले गए थे उसको हम अब मैं पूरा एक्टिंग करके बताऊँ ज़्यादा आपको, बट वो मैं वैसे बता देता हूँ बिना एक्टिंग के। उसको हमने एक वो चद्दर से बांध दिया, एक हाथ उसका फ्री रख दिया, एक हाथ को हमने हथकड़ी लगा दी थी, भागना जाए साला, ये पकड़ा हुआ यही भाग गया, तो पंजाब में और कुछ है नहीं। तो अच्छा हाँ, इससे पहले जब हम जा रहे थे, घूम रहे थे ना, पंजाब के लोग, पुलिस के लोग मिल गए। हमसे पूछा आप कौन? हमने बता दिया दिल्ली पुलिस से आए हैं, हम किसी काम से आए हैं, आपकी ज़रूरत पड़ेगी तो बुलाएंगे हम। तो वो चले गए। हमने हालांकि आमद कर ली थी थाने में कि हम आए हैं यहाँ पे डेवलप करने के लिए, इन्फॉर्मेशन को डेवलप करने के लिए। जो ही वहाँ पता लगा तो उसके बाद वो उसको हमने कॉन्फिडेंस में ऐसे लिए फिर प्लानिंग की, वहाँ भी प्लानिंग की। कोई भी ऑपरेशन बिना अच्छी प्लानिंग के कामयाब नहीं हो सकता। तो प्लानिंग ये थी कि पहले जो हमने पकड़ा था वो उसको जानता था, उसे बताया जी वो खड़ा है, साला इतना तगड़ा, पिस्टल हाथ में, दाहिने हाथ में पिस्टल और लेके और खड़ा, पिस्टल लोडेड पिस्टल रखता है, वो भी बहुत बड़ी चीज़ है वो। तो हमने कहा तो ऐसा करना कि ये एक मेरे साथ, मैं गुरमीत सिंह सरदार जी को लेके गया, एक मैं था, एक वो, तीन आदमी गए मुझको पकड़ने के लिए, और बाकी आदमियों को हमने जिप्सी में बैठा दिया और ये बता दिया कि गोली चलने की आवाज़ हो तो गाड़ी लेके आ जाना। तो ये पक्का पता था गोली चलेगी, जो रिवॉल्वर लेके खड़ा है तो गोली तो चलनी है। हम जो ही गए, पहली प्लानिंग मेरी ये थी कि पहले उससे वो हाथ मिलाएगा, जो साथ ले गया उसका दोस्त, वो उसके हाथ मिलाएगा, फिर मैं हाथ मिला के पीछे आ जाऊंगा, तो पीछे आके फिर मैं अचानक जफ्फी मारूंगा उसको पीछे से। तो आप अगर ऐसे आप रिवॉल्वर लिए हो ना, ऐसे जफ्फी मार दूंगा, मैं पीछे से जकड़ लूंगा ना आपको, तो आपकी रिवॉल्वर ऐसे नहीं चलेगी, ऐसी रहेगी। वही फिर काम आया उस टाइम पे। और जब हम जा रहे थे तो आपने कहा ना कि क्या याद आता है, उस बारे में मैं बताना चाह रहा था, उस बारे में कि जो ही जा रहे थे तो हम मौत के सामने जा रहे थे, पक्का था कि यहाँ पे ये कुछ भी हो सकता है। अब जो ही उसको डाउट हो जाएगा तो टू 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 करना है, उसने क्या देना, हम तो निकाल भी नहीं पाएंगे अपना तब तक, हम तो इस प्लानिंग से जा रहे हैं कि उसको पकड़ना है। तो उस टाइम पे माता रानी याद आया कि देखो भगवान जो भी कुछ करेगा, अब तो आगे मौत के मुंह में जा रहे हैं, देख रहे हैं। तो जो ही उसको पकड़ा, उसके बाद फिर गुरमीत सिंह को मैंने कहा कि अब गुरमीत इंस्पेक्टर साहब थे, मैंने कहा सर आप गोली मत चलाना अब वो बताओ गोली क्यों नहीं चलाए, मैं पीछे उसको जकड़े खड़ा हूँ ऐसे, गोली चलेगी उसके ऊपर तो मेरे को भी लगेगी। मैंने कहा अपने रिवॉल्वर से इसके सर में मारो, दैट आइडिया आई गेव हिम, इसके सर में मारो। तो रिवॉल्वर से सर में मारा तो वो बेहोश हो गया। तब तक उसने गोली चला दी 2-3, वो गाड़ी वाले फिर बाद में हमने बुलाया तब वो आए, गोली भी चल गई थी, वो तो अपने ऊपर हवाई फायर होते रहे, लोग भी इधर उधर से, खेत का मामला था, ईखें खड़ी थी चारों तरफ। तो उसके बाद फिर हमने जिप्सी बुलाई, जिप्सी बुला के उसको जिप्सी में डाला, इंजर्ड था, हमने मारा नहीं, देखिए। और उसके बाद फिर हमें भुगतना पड़ा ये बात, लेकर हम पहले गए वहाँ पे, एक छोटा था प्राइमरी हेल्थ सेंटर, वहाँ लेके गए, वहाँ पे फैसिलिटी नहीं थी, उन्होंने कहा जी जलंधर ले जाओ। जलंधर सिविल हॉस्पिटल लेके गए और डॉक्टर को हमने कहा डॉक्टर साहब ये उग्रवादी है, हम पुलिस वाले हैं। डॉक्टर ने विश्वास ही नहीं किया कि उग्रवादी को इंजर्ड को लेके आएगा यहाँ पर पंजाब में। उन दिनों इतना आतंक फैला हुआ था, पूरा आतंकवादियों का इतना जोर था वहाँ पे, तो आतंकवादियों को जिंदा लेने का तो मतलब ही नहीं था। बोले जी ये क्या कह रहे हो कि उग्रवादी इंजर्ड को आप लेके आए यहाँ पे? तो उसको पहले तो विश्वास नहीं हुआ। मैंने कहा हाँ बिल्कुल है, इंजर्ड हो गया, हम पुलिस वाले हैं, ऐसे एनकाउंटर में इसको चोट लग गई, अब इसको ट्रीटमेंट करो। वो बात ही उसने तुरंत पुलिस को फोन किया। पुलिस में वहाँ पे आगे अपने एसपी डिटेक्टिव थे वहाँ के उस टाइम पे, खैर जो भी थे वो आ गए, वो सारा पूछा कि ये कौन है, मैं केवल सिंह बिल्ला। वो केवल सिंह बिल्ला का नाम सुन के तो वो और ज़्यादा हक्के बक्के हो गए कि साला 200 आदमी फेस लगाते, अगर इसकी खबर होती हमें तो 200 आदमी की टीम लगाते तब जाके इसको पकड़ा जाता है, तो और तुम 3 आदमी पकड़ के ले आए इसको। तो ये सारा प्लानिंग का खेल है। उन्होंने फिर तुरंत वहाँ पे पूरे हॉस्पिटल को घेर लिया ताकि ये भाग ना जाए कहीं, और हम पे चढ़ गया, इसको जिंदा क्यों पकड़ के लाए। मैं क्या, हमको लाइसेंस किलर थोड़ी है, हमको मारने वाले थोड़ी है कि अब कोई आदमी उग्रवादी तुम बता रहे हो, हमें थोड़ी बताए उग्रवादी है क्या है। तो मेरे आदमी ने बताया था है इतना बड़ा उग्रवादी है कि आप इतने नाराज हो रहे हो हम पे। तो उसके बाद फिर वो कम से कम 50 केसेस में वांटेड था, 50 केसेस में, जिसमें कई लोगों की कई पुलिस वालों को मर्डर कर दिया था उसने, एनकाउंटर करके पुलिस वालों को मारना, कई सरपंचों को मारना, और मतलब लूटपाट, बैंक डकैती कितने कर रखे थे, कम से कम 50 केसेस थे उसके ऊपर।
केवल सिंह बिल्ला पे। उसके फिर हमने केस दर्ज किया वहीं पे अपना, केस दर्ज करके वहीं पे अरेस्ट करा गया। उसके बाद फिर ये सारा चलिए, केस अब कार्यक्रम के आखिरी में एक बार फिर जो है आते हैं IC 814 पर। अब तो विवादों में काफ़ी ज़्यादा है, तो जब आप सोते हैं तो कभी उमर शेख के बारे में सोचते हैं, या हमारे दर्शकों को मैसेज क्या देंगे आतंकवादी आपने छोड़ा था उस पर? एक बार नहीं कई बार उमर शेख का चेहरा भी सामने आया और उसकी बातें भी सामने आई, और ये भी मन में गिलानी भी हुई कि छोड़ना पड़ा। लेकिन दर्शकों को अब ये क्या बताएं कि भाई कभी कभी ना अपना लाइन ऑफ ड्यूटी में जो कुछ आदेश होते हैं वो करना पड़ता है। तो जो भी डिसिप्लिन फोर्स में जितने आपके व्यूवर्स हैं उनको तो डेफिनेटली यही बात है, जो आपको आदेश मिलेगा उसमें आपकी भावना नहीं चलेगी, आपकी कोई भी भावना मत चलाओ, कभी मत चलाओ। जो मैं चलाते चलाते बच गया था वो नहीं चलानी चाहिए कभी भी, क्योंकि मेरी अपनी जो इमोशंस हैं वो नहीं काम आएंगी। लाइन ऑफ ड्यूटी में सीनियर ऑफिसर्स का हुक्म या सरकार का हुक्म वो, और इसमें तो खास तौर से सरकार का हुक्म था, वो ज़्यादा ज़रूरी था। अच्छा सर, अब आप रिटायर हो चुके हैं, अब आप वकील हैं। अब आपके सामने दुविधा भी होती है कि एक तरफ दिल्ली पुलिस में आप सर्व कर चुके हैं, एक तरफ वकील, तो ऐसी असमंजस की स्थिति? ये असमंजस की स्थिति रहती है कभी कभी, और ख़ास तौर से ये घटना हुई जब ये 2020 नहीं अभी 2020 में हाँ। पुलिस वालों पर वकीलों का जो अटैक हो गया था ना 30 हज़ारी 30 हज़ारी कोर्ट में, हाँ। और वहाँ पे गोली चल गई थी। वहाँ पे पूरा हंगामा मच गया था पूरा, और वकीलों ने कई दिन तक हड़ताल रखी थी। तो उस टाइम पर मैं बड़ी दुविधा में था, क्योंकि मैं रिटायरमेंट के तुरंत बाद से टीवी चैनल्स पे डिबेट में आता रहता था। तो उन दिनों कुछ ज़्यादा ही हुआ, क्योंकि मैं पुलिस में भी था और वकील भी था, तो मेरे को हर चैनल पे वो बुलाते थे। तो 2-3 दिन तक तो मैंने वकीलों को सपोर्ट करना पड़ा, क्योंकि मैं प्रोफेशनल था, मैं अपने फ्रेटर्निटी को यूज करता रहा। तीसरे दिन मुझे एक चैनल पे ये देखने को मिला कि किसी वकील ने एक इनोसेंट पुलिस वाले के साथ में साकेत कोर्ट में आपने देखा होगा हाँ, वीडियो, उसको हेलमेट फेंक के उसको मारा। उस बेचारे पुलिस वाले की क्या गलती थी? तब मैं वकीलों के खिलाफ हो गया था, और वकीलों के खिलाफ मैंने जम के बुरा, मतलब उनको कहा कि हम वकील हैं, हम कानून का पालन करवाने वाले हैं, कानून का पालन करने वाले हैं, और हम यार कानून को तोड़ेंगे तो क्या उसका क्या पब्लिक में क्या मैसेज आएगा? इस बात को लेके कि वकीलों ने समझा कि मैं वकीलों के खिलाफ बोल रहा हूँ, जबकि मैं वकीलों की फेवर में ही बात कर रहा था। लेकिन उन्होंने इसको बात को उल्टा लिया, और मेरे चैम्बर को वहाँ पर उन्होंने वो एक सील क्या कर दिया, उस पर पोस्टर लगा दिए कि आप पहले बताइए पुलिस हैं या वकील हैं। तो ये उनका एक था। तो मेरा चैम्बर कई दिन तक बंद रहा, और काफ़ी दिन मेरे को नोटिस दिया। फिर मैंने जवाब दिया, तोड़ के दबा के जवाब दिया, उसको पूरा बताया मैंने। तो कोई मेरे खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पाए वो, लेकिन हाँ काफ़ी तनातनी रही, और उसके बाद से तनातनी अभी भी रहती है, क्योंकि मैं पुलिस की जो सही बात है सही कहता हूँ, गलत है तो गलत कहता हूँ, तो कोई ऐसी बात नहीं। तो ये था कि इसमें पुलिस में वकालत में रहने के बाद थोड़ी तनातनी रहती है। एक मैं ब्रिजमोहन त्यागी वाले केस में जो एनकाउंटर था ना, उसमें एक नाम लेना जरूर चाहूँगा, जो कि आपको भी लगेगा ठीक है, कि उस टाइम पे मेरे पास सब इंस्पेक्टर थे अपने राजेंद्र सिंह, वो बाद में ACP रिटायर हुए। निर्भया केस का भी इन्वेस्टिगेशन उन्होंने बहुत अच्छे से किया था। ही वाज इन माय टीम, और उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया था, और वो ही वाज ए नाइस ऑफिसर, ही इज़ ए नाइस ऑफिसर एट दैट टाइम ही वाज। तो उन्होंने इस केस में बहुत अच्छे से वो किया, मेरी पूरी सपोर्ट किया। हम उन दिनों 11 आदमी की टीम थी टोटल, और वो सारे के सारे 11 आदमी, इसमें आउट ऑफ प्रमोशन सभी की प्रमोशन हुई, बट इसमें अहम रोल रहा है राजेंद्र सिंह यादव, जो बाद में ACP रिटायर हुए, अभी भी वो हैं, और बहुत अच्छे ऑफिसर हैं वो। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे LN राव, जिन्होंने IC 814 पर बहुत बड़ा खुलासा किया। ये खुलासा आपको सीरीज़ में बिल्कुल नहीं देखेगा। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, ये कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए, अच्छा या बुरा जो भी हो, हेलो हाय भी लिख सकते हैं। सब्सक्राइब भी करिए, और अगर आप चाहते हैं कि कोई आपका मनपसंद गेस्ट हो, जिसकी बात आप सुनना चाहते हैं, जिसकी कहानी आप सुनना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। शुक्रिया।